नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे पे जो अभी बहुत हॉट टॉपिक है। युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन में, और कहीं ना कहीं उसमें इंडिया को भी काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, काफ़ी नुकसान हो रहा है। अर्थव्यवस्था पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का, शेयर मार्केट पे भी बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। अभी हम समझते हैं एक्चुअली मैटर क्या है। हम आपको एक बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें। एक्चुअली ये मैटर है सुपरमेसी का। सुपरमेसी मतलब पावर। सबको पावर चाहिए। तो अमेरिका है, वो अपने आप को ये चाहता है कि मैं पूरे वर्ल्ड को अपनी चुटकी पे नचाऊं, अपने इशारों पे पूरा वर्ल्ड को ट्यून करूं। अमेरिका ये चाहता है। और रसिया कभी भी अमेरिका के साथ रहा नहीं है। रसिया और अमेरिका हमेशा से ऐसी रही है, तनातनी, क्योंकि दोनों अपने आप को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं। तो कुल मिला के एक नाटो करके मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, इसमें अभी 30 कंट्रीज जो हैं मेंबर हैं इसके। और वो इस तरह से मेंबर हैं कि अगर उन 30 देशों में से किसी पर भी कोई कंट्री अगर हमला करता है या किसी प्रकार से कुछ विवाद होता है, तो वो 30 देशों की सेना मिलके उस देश की मदद करेगी, और जिससे भी विवाद होगा उस पर वो हमला करेंगे, 30 मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। कहने का मतलब ये है। और यूक्रेन जो है वो पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, सोवियत संघ का। उसके बाद 1990 के आसपास ये सोवियत संघ जो है वो 15 कंट्रीज में अलग अलग करके बट गया। तो यूक्रेन जस्ट रसिया से लगा हुआ है। और यूक्रेन जो है यूरोपियन यूनियन है, जो यूरोप में इस तरह से है जैसे कि अपने यूपी में झांसी। झांसी जो है पूरी तरह से एमपी में कवर है, लेकिन है यूपी का हिस्सा। ठीक वैसे हिसाब किताब है इसका यूक्रेन का। तो कहने का मतलब ये है, यूक्रेन का जो बॉर्डर है वो एक तरफ बेलारूस से है, एक तरफ रसिया के साथ है, एक तरफ ब्लैक सी के साथ है। ये रोमानिया, हंगरी, ये कंट्रीज जो इसकी नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो जो बेलारूस है वो रसिया का सपोर्टर है, वो रसिया को पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो रसियन जो मिलिट्री है वो बेलारूस में घुसी हुई है। ब्लैक सी पे इधर क्रीमिया साइड में पूरा कब्जा कर रखा है रूस ने। चारों तरफ से रूस ने ना पूरा क्रीमिया को चारों तरफ से घेर रखा है। वो वायुसेना से भी हमला कर रहा है, थल सेना से भी कर रहा है, नौसेना से भी कर रहा है। वो चारों ओर से घेर चुका है यूक्रेन को, और कोई मदद के लिए नहीं आया। ये दुनिया के लिए भी एक लेसन है कि जब तक अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे तब तक कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। कोई आएगा कैसे मदद करने के लिए आपके ऊपर? आपकी खुद की परछाई भी ना अंधेरे में आपका साथ छोड़ देती है, तो दूसरे से क्या उम्मीद कर रहे हैं? मुसीबत पड़ने पे हर इंसान साथ छोड़ देती है, जब अंधेरे में परछाई ने छोड़ दिया तो। राजनीतिक रूप से तो हम अपना विचार कुछ रखेंगे नहीं, क्योंकि राजनीति अलग चीज है और कंट्री अलग चीज है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने देश की सेना को मजबूत करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो आपको पता ही होगा, जब से वो सत्ता में आए हुए हैं तब से कुछ ना कुछ ऐसा हर हर साल कुछ ना कुछ आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि उन्होंने अभी राफेल ले लिया, उन्होंने S-400 मिसाइल ले ली, चिनूक हेलीकॉप्टर ले लिया, अपाचे ले लिया, और अमेठी में वो एक AK-205 राइफल की उसकी वहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह शुरू हुआ है। डोम टेक्नोलॉजी कुछ इजराइल से, उसका भी मैटर चल ही रहा है। मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा करते आए हैं कि मतलब कैसे भी करके अपनी सेना को थोड़ा मजबूत किया जाए। उनका मेन मोटो ये रहता है। और पिछले जब से वो सत्ता में आए तब से हर साल उन्होंने जो दीपावली मनाई है वो अपने देश के जवानों के साथ ही मनाई है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे BSF हो, चाहे ITBP हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो। यूक्रेन की जो सेना है वो भी बहुत बहादुरी से लड़ रही है। अभी एक न्यूज हमने देखी थी, एक कोई जवान था वहां पे, उसने रशियन टैंक्स को रोकने के लिए एक पुल पे खुद को उड़ा दिया ताकि पुल टूट जाए और रसिया के जो टैंक्स हैं वो उधर ना आ पाए। ये होती है देशभक्ति। सेना पर तो किसी प्रकार का डाउट हम कर ही नहीं सकते। खैर, सेना तो छोड़िए यार, वहां की जो आम जनता है, आम नागरिक हैं, वो भी पूरे जज्बे के साथ, पूरी देशभक्ति के साथ मतलब रसिया को अपोज कर रहे हैं, और रसियन आर्मी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने उरी और वो पुलवामा वाले मैटर पे सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। बहुत अच्छा कदम था, बहुत एक प्रशंसनीय कदम था उनका। लेकिन क्या करोगे, देश में इतने गद्दार हैं, उस पर भी उनको बेंचो सबूत चाहिए। तो कहीं ना कहीं कहने मतलब ये है कि वो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। यहाँ आएगा, अमेरिका एक को गोली चलाया और रूस भी चलाएगा तो हो गया नाटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन। अब पूरे 30 मिलकर मारेंगे तो अमेरिका यहाँ आके बैठ जाएगा और कमजोर स्थिति का जो फायदा उठा के उस पर हमला कर देगा और पूरा सेना का जमावड़ा लगा देगा। यही है मेन विवाद का जड़। इसमें यूक्रेन कुछ भी नहीं है, सारा विवाद फैलाया है अमेरिका और नाटो ने। बेचारा भुगत रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि आप तब तक ही पैर फैलाइए जब तक दूसरे को तकलीफ नहीं हो। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखता है। और रूस का सिर्फ ये कहना है कि यार देखो,
नाटो की मेंबरशिप मत लो, तुम आराम से जो कर रहे हो वो करो, ना हम तुम में कोई इंटरफियर करें ना तुम हमें कोई इंटरफियर करो। लेकिन यूक्रेन क्या है, वो तुला हुआ है कि मुझे नाटो की सदस्यता चाहिए, और रूस ये बोल रहा है यार तुम नाटो की सदस्यता ले लोगे, अमेरिका वाले रोज यहीं खोपड़ी में धनिया बोएंगे हमारे, वो हमें रसिया को पसंद नहीं है। इतनी सी बात है, और इसी बात पे पूरा का पूरा बवाल चल रहा है। अमेरिका का क्या है ना, इतिहास उठा के देख लो, अमेरिका का हमेशा से ऐसे ही रवैया रहा है, ये नए नए बवाल क्रिएट करवाता रहता है। अब यूक्रेन के साथ क्या हुआ, यूक्रेन को ये बोल दिया तुम टेंशन न लो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा नाटो तुम्हारे साथ है, अगर रसिया कुछ करेगा तो हम निपट लेंगे। हुआ क्या, वही वैसे ही दोस्त, तू टेंशन न लिए, लड़ जाइए, हम तेरे संगे हैं। और जहाँ बारी आई कुटबिन की, भाज ले पहले ही, अब तुम कुट रहे अकेले, वो यूक्रेन संगे, और यूक्रेन ने जोश जोश में पहले पंगा तो ले लो, अब वो पंगा पड़ रहा महंगो, अब कोई साथ देने वाला है नहीं। तो यार ये सब चीजें जो होती है ना, ये सब अकेले ही निपटना पड़ता है इन सब चीजों से, समझना चाहिए ये सब यूक्रेन को। युद्ध है नहीं, ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है। यही तो किए थे अमेरिका ने अफगानिस्तान में, यही तो अमेरिका ने किया था इराक में, यही तो अमेरिका ने माली में किया, यही अमेरिका ने सीरिया में किया, यही अमेरिका ने लीबिया में किया, यही अमेरिका मिस्र में किया था, यही अमेरिका वियतनाम में किया था, यही अमेरिका कोरिया में किया था। तो जब अमेरिका करेगा तो गलत नहीं है, रूस कर दिया तो गलत है। यहाँ तो अमेरिका का ये रवैया देख के ना रूस ये बोल रहा है मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, हाँ मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। रही बात यूएनओ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, पंडित नेहरू बवाल लेके गए थे वहां पे, कश्मीर वाला इशू लेके गए थे ना यूएनओ में, आज दिन तक उसका कुछ सोल्यूशन निकला, कुछ नहीं निकला। यूएनओ जो है वो भी टोटली अमेरिका के हिसाब से ही चलता है, उससे भी कुछ होना जाना है नहीं। यूएनओ क्या कर पाएगा, एंटोनियो गुटेरेस फिलिस्तीन पिटाता है, क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं। कश्मीर का मुद्दा आज तक अटका हुआ है, क्या कर लिया इन लोगों ने। तालिबानी जब अफगानिस्तान में आतंक मचा रहे थे, क्या कर लिया इन लोगों ने। ये कुछ भी नहीं है, यूएनओ मतलब कुछ नहीं, तमाशा है। अभी कल एक न्यूज़ सुनने को मिली, एक अपने इंडिया के स्टूडेंट हैं, वो यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे, रसिया की बमबारी में उनकी यूक्रेन में डेथ हो गई है। दुखद बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करोगे यार। देखो होता क्या है, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, सब जानते हैं युद्ध से बहुत नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ता है, सबको पता है। लेकिन जमाना खराब है यार, सीधी कील होती है ना, उसे हथौड़े से ठोका जाता है, टेढ़ी को कोई नहीं छेड़ता है। फूल होते हैं उसे लोग तोड़ लेते हैं, कांटों को कोई नहीं छूता है। वही हाल है, सीधा आदमी जो होता है ना, उसी को सब प्रताड़ित करते हैं। वही है, अगर रसिया यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लेता, एकदम न्यूट्रल रहता, तो डेफिनेटली यूक्रेन नाटो के साथ मेंबरशिप ले लेता, और उसके बाद रसिया को आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। अब जैसे चाइना है, चाइना के जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ विवाद है। 17 देशों के साथ चाइना का कुछ ना कुछ इशू रहता ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नीति है वो साम्राज्यवाद की नीति है, वो अपने आप को विस्तार करना चाहता है, चारों तरफ ये चाहता है हम ही हम रहें और वेंचो कोई रहे ही ना। संभव है क्या ऐसा? वही अमेरिका का हिसाब है, अमेरिका हमेशा दूसरे के फटे में टांग अड़ाता है। अरे अपना देखो ना यार, यूक्रेन के लगवा दिए तुमने फर्जी में ही। अब जब बात आई वोटिंग करने की, तो इंडिया ने इसमें अपना न्यूट्रल स्टैंड लिया है। इंडिया ने वोट करने से ही इनकार कर दिया। इंडिया, चाइना, यूएई, इन सब लोगों ने क्या किया है, इन्होंने ना रसिया के फेवर में वोट किया है, ना मतलब अमेरिका के फेवर में वोट ही नहीं दिया। कहा कि ना हम रूस की ओर से ना यूक्रेन की ओर से। तो रूस ने कहा थैंक यू भैया, तुमने नहीं दिया, बहुत अच्छा हुआ। चाइना ने भी कहा हम भी वोट नहीं देंगे। यूएई ने कहा हम भी नहीं देंगे। अमेरिका कह रहा है ये तुम काहे लिए ऐसा बोल रहा है। अब इंडिया का जब भी उसके पड़ोसी देशों के साथ विवाद हुआ है, या कहीं भी यूएनओ में कहीं भी कुछ भी इशू हुआ है, रसिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया है। इंडिया क्या है, इंडिया हमेशा रसिया के असामत तले दबा हुआ है। ये आज से नहीं, बहुत पहले से चलता है। जब भी इंडिया के ऊपर कुछ भी कष्ट पड़ा है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, तो हमेशा रसिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है। इंडिया ने फिर भी सपोर्ट नहीं किया है, न्यूट्रल स्टैंड लिया है, उसके बाद भी रसिया ने इंडिया को थैंक यू बोला है, धन्यवाद बोला है। और अमेरिका के पिछले कर्मों को हमें नहीं भूलना चाहिए। याद कीजिए 1971 में जब जंग चल रही थी, तो रूस हमें बचाने आया था, 40वां बेड़ा भेजा था। और यही अमेरिका है जो परमाणु बम से मारने की धमकी दिया था, अपना 7वां बेड़ा भेजा था। 1965 में जब हमारे यहाँ अकाल पड़ा था, तो अमेरिका हमें सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। किस मुंह से अमेरिका आज हमसे मदद मांग रहे हैं यहाँ पे भैया? जब 370 लगा था, तो इसमें 7 रूस ने हमारा दिया था। यूएनओ में कश्मीर में जब मुद्दा आया था, तो यूएनओ कहता था कि वहां के लोगों से पूछिए क्या होगा, तो रूस वहीं पे रोक लगाता था। हम कैसे भूल सकते हैं रूस को? रूस ही हमें सबसे ज्यादा हथियार दिया। आज भी भारत में 80% हथियार रूस से ही आ जाते हैं, हम इसको नहीं भुला सकते हैं। 1998 में जब भारत ने अपना परमाणु बम परीक्षण किया था,
पूरी दुनिया खिलाफ हो गई थी, रूस साथ खड़ा था। आपको याद है कि नहीं, इन दोनों की जोड़ियां, इन लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, उसके बाद कोई हमें आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो उस समय भी रूस की बात हम लोग को याद रहना चाहिए। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि हम परमाणु बम मार देंगे भारत के ऊपर। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वचन देते हैं कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। तो पाकिस्तान, अमेरिका अपना परमाणु बम लेके भागा था। याद कीजिए, अभिनंदन की जी का फाइटर पायलट जो थे, इनके ऊपर जहाज से जो स्ट्राइक किया गया था, वो जहाज भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16 जहाज। आज भी हमारी जरूरत रूस ही पूरा करता है। S-400 के दम पर हम चाइना को चैलेंज करते हैं, किसने दिया? रूस ने दिया। विक्रमादित्य किसने दिया? रूस ने दिया। 1991 में हम लोग जब अंतरिक्ष में क्रायोनिक इंजन की जरूरत थी, रूस अपने 8 क्रायोनिक इंजन दे रहा था, अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु अंतरिक्ष कार्यक्रम लगभग 20 साल पीछे चला गया। यहाँ पर आज भी चंद्रयान में अमेरिका के जगह पे रूस हमारी मदद कर रहा है। तो रूस हमेशा से हम लोग के साथ रहा है। आज देखिए, परमाणु पनडुब्बी, चाहे चक्र हो, नेपरा हो, अरिहंत हो, इसमें रूस हमारी मदद कर रहा है। AK-203 राइफल की फैक्ट्री हो, रूस मदद कर रहा है। चाहे सुखोई जहाज जो हमारी वायुसेना का रीढ़ है, रूस ने हमें दिया है। ब्रह्मोस जहाज, दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज जहाज, मिसाइल है जिससे चाइना डरता है, किसने दिया है? रूस ने दिया है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम युद्ध को सपोर्ट कर रहे हैं। हम युद्ध को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, बट जो तरीका है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे भी गलत लग रहा है। क्योंकि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो मेन टारगेट जो होता है वो सेना होती है। सेनाओं के बीच में युद्ध होता है। अगर टारगेट भी किया जाता है तो मिलिट्री स्टेशंस को किया जाता है, या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो रहते हैं, या फिर कोई बड़ा डैम रहता है, इस टाइप की चीजों को टारगेट करके युद्ध किया जाता है। बट यहाँ क्या हो रहा है, रसिया जो है सिविल एरिया को टारगेट कर रहा है। वो मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, सिविलियंस लोगों को क्षति होती है, उनकी डेथ होती है। अब ये जो बंदा अपना मारा गया है, भारतीय स्टूडेंट जो वहाँ पे मारा गया है, वो ये पता चल रहा है कि वो एक मॉल के बाहर कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ था। तो ये गलत है यार। अगर आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध नीति के हिसाब से करो। ये गलत तरीके से युद्ध करना, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। हालांकि मेरे सपोर्ट करने ना करने इसको उखड़ने वाला तो है नहीं, बट ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। अब बात कर लेते हैं यूक्रेन में फंसे हुए MBBS के स्टूडेंट्स जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं और वहाँ पे स्टक हो गए हैं। अब युद्ध की सिचुएशन इतनी खराब है कि वहाँ से निकल पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। इंडियन एम्बेसी जो वहाँ पे यूक्रेन में है, उन्होंने माहौल की गंभीरता को देखते हुए जनवरी में ही एक गाइडलाइन जारी की थी, एक नोटिफिकेशन जारी किया था वहाँ पे जो पढ़ रहे स्टूडेंट्स थे उनके लिए, कि आप लोग अपना डेटा जो है वहाँ पे कौन कहाँ पे रह रहा है, किस स्टेट में रह रहा है, उसका पूरा डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब सारी चीज़ें, किस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, वो सब कुछ इन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने इनसे मांगा हुआ था। और उसमें ये बोला गया था ये सारा डेटा 31 जनवरी से पहले फिलअप करके, ऑनलाइन फिलअप करके हमें सबमिट करें। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसको वहाँ पे जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं उन लोगों ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और एकदम टोटली इग्नोर किया। 2-4% जो सीरियस थे उन लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया, अपना डेटा वहाँ तक पहुँचाया ताकि उन तक कॉन्टेक्ट करना आसान रहे अगर कुछ क्राइसिस होता है तो। साथ ही वहाँ पे रह रहे स्टूडेंट्स को ये भी बताया गया कि आप ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे भी करके एम्बेसी के टच में रहें और उसकी जो अपडेट्स आती हैं ट्विटर वगैरह पे उसको देखते रहें। In fact, India has advised all Indian national who stays not deemed essential and all Indian students to leave Ukraine temporarily. Available commercial flights and charter flights may be available for travel for orderly and timely departure. Indian students are advised to also get in touch with respective student contractors for updates on charter flights and also continue to follow Embassy Facebook website and Twitter for any updates. ये जो न्यूज़ है ये 20 फरवरी की न्यूज़ है। फिर क्या हुआ, जब सिचुएशन ज़्यादा खराब हुई तो 15 फरवरी को इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी करी और उसमें ये साफ साफ लिख दिया कि सिचुएशन जो है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट, हमारे भारत के स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करने के पर्पज से आए हुए हैं, वो टेम्परेरी रूप से यूक्रेन को छोड़ दें और अपने देश के लिए वापस लौट जाएं। साथ ही इंडियन नेशनल्स को भी ये बताया गया कि बेवजह यूक्रेन की यात्रा ना करें। 15 फरवरी के बाद हालात थोड़े ज़्यादा खराब हो रहे थे। उसके बाद क्या है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स फंसे हुए थे वो कुछ स्टूडेंट्स एम्बेसी के पास गए और वहाँ पे गिड़गिड़ाए, रोए कि मुझे कैसे भी करके बचा लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे घर जाना है। ऐसे करके इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पे अपना अरेंजमेंट किया और इन लोगों को वहाँ से निकालने के लिए पूरी कोशिश करी और इनको क्या है, नियर बाई कंट्री जो पड़ोसी देश है पोलैंड, वहाँ पे भेजा गया। को बता दें कि बॉर्डर्स पर इन भारतीय छात्रों के वाहनों को सुरक्षित रास्ता दिया जा रहा है। तिरंगे को देखकर रूसी सेना के जवान भारतीय छात्रों को हिफाजत के साथ सही रास्ते पर भेज रहे हैं। भारतीय झंडा लगे
एक न्यूज़ तो आपने काफ़ी सुनी ही होगी कि वहाँ पे जो भी बसों में तिरंगा झंडा लगा हुआ था उसको वो रशियन आर्मी छेड़ नहीं रही थी, उसको आराम से जाने दे रहे थे बिना किसी परेशानी के। और एक हमारे देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको तिरंगे के सम्मान में खड़े होने में बवासीर हो जाती है। तो ये जो स्टूडेंट जो गिड़गिड़ाते हुए एम्बेसी के पास पहुंचे थे कि मुझे बचा लीजिए, मुझे घर जाना है, मुझे अपने देश वापस जाना है, उनका जो रवैया था वो पोलैंड के लिए जो बस जा रही थी उसमें कुछ इस तरह से था। हम जा रहे हैं पोलैंड गाइस। पोलैंड जा रहे हैं। बचा लीजिए। हम टीएनएम में स्टडी करते हैं सर आपसे क्वेश्चन है, बचा लीजिए। पर कल की क्लास ऑनलाइन है क्या? नो पैनिक प्लीज, नो पैनिक। नो वॉर इन यूक्रेन। हैव यू सीन देयर र्यूड बिहेवियर इन द बस? आपको क्या लगता है यार, जो यूक्रेन में विदेश में एमबीबीएस या मेडिकल की स्टडी करने के लिए जाएगा उसके पास किराया नहीं होगा? सबसे पहली बात तो ये अफवाह उड़ाई गई कि वापस आने के लिए वहां से जो एयर इंडिया की फ्लाइट्स हैं वो 3 गुना किराया वसूल रही है। दूसरी बात ये कि जिसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हों और जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हों, क्या वो इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वहां से वापस आने के लिए अपना टिकट करा पाए? चूतिया समझ रखा है क्या? ऐसा नहीं होता है यार। कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा यूक्रेन में नहीं पढ़ रहा होगा। जो भी पढ़ रहे होंगे करोड़पति आदमी होंगे, तभी अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा पा रहे हैं और अफोर्ड कर पा रहे हैं। और ये मैक्सिमम वही बच्चे होते हैं जो इंडिया में नीट का मेडिकल का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, उसके बाद इन्हें डोनेशन से एमबीबीएस और डॉक्टरी की डिग्री हासिल करनी होती है, तो ये वहां पे करते हैं। और डॉक्टर बनने के बाद क्या ये अपना फर्ज पूरा करते हैं? एक भी अगर गरीब आदमी इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आ जाएगा ना, जिसके पास फीस नहीं होगी, लात मार के वापस भगा देंगे। देखो ऐसे ऐसे महान लोग पढ़ाई कर रहे हैं बाहर डॉक्टरी की, इनको यूक्रेन से मुंबई तक लाया गया, मुंबई से देहरादून तक जाने के लिए इनको खुद का खर्चा करना पड़ा। 6,000 रुपए की फ्लाइट बुक हुई, उसके लिए ये बोल रहे हैं कि हमें अधूरी रास्ते तक छोड़ दिया गया, मुंबई तक लाके छोड़ दिया, हमें घर तक ले जाने का इंतजाम नहीं। इन मैडम को क्या करना चाहिए था, मुंबई से इनके लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करना चाहिए था और वो हेलीकॉप्टर इनकी छत पे लैंड करता, तब ये भारत सरकार के एहसान मंद रहती। कैसे कैसे चूतिए पड़े हैं यार, एक से एक कार्टून है यार, किसे किसे देखोगे तुम? तो कई बार यार वहां पे जो स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए गए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश करी गई और उनको ये बोला गया कि आप अपने देश के लिए वापस लौट आए, लेकिन उनको ये लगता है कि भारत सरकार चूतिया है और एम्बेसी में जो लोग बैठे हैं वो भी चूतिया है। अब इन मोहतरमा को सुनिए। सारी कंट्रीज की सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। इंडियन गवर्नमेंट हमारी कोई मदद नहीं कर रही है। आप लोग प्रोटेस्ट करना चालू करिए, इंडिया पे प्रेशर डालिए गवर्नमेंट। ये कह रही है कि भारत सरकार के द्वारा इनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। सारे कंट्रीज ने अपने अपने देश के नागरिकों को वहां से निकाल लिया है, अपने स्टूडेंट्स को वहां से निकाल लिया है, लेकिन एक भारत सरकार है जो एकदम निठल्ली है, जो इनके लिए कुछ नहीं कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ आप ये न्यूज देखिए। जैसे भारत ने ऑपरेशन गंगा के नाम से अपने 20,000 नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और पूरी दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जो सरकारी खर्चे पर अपने देश के लोगों को विशेष विमान भेजकर उन्हें वापस भारत ला रहा है, जबकि दुनिया के तमाम देशों ने यूक्रेन में रहने वाले अपने नागरिकों को साफ कर दिया है कि उन्हें अपना इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ माँ बाप इनके जैसे भी हैं। तो 15 और 20 फरवरी को जब एडवाइजरी जारी करेगी भारत सरकार द्वारा कि वहां से जो स्टूडेंट्स हैं वो निकलें, अपने घर के लिए निकलें, अपने देश के लिए निकलें, वहां पे खतरा है, उसके बाद जो रिएक्शन था वहां पे स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स का कुछ ये था। दीक्षा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, चाहे खाने पीने रहने की, या किसी तरह की कोई बंदिश लगाई जा रही है? एब्सोल्युटली नो मैम, यहाँ पे हमको किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है रिलेटेड टू सिक्योरिटी या पर्सनल एश्योरेंस, फूड सप्लाईज, शेल्टर, किसी भी तरीके से हम लोगों को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है एंड एवरीथिंग इज वेरी पीसफुल एंड काम एज ऑफ नाउ। तो कहने मतलब ये है कि मतलब भारत सरकार और एम्बेसी के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई वो मतलब चूतिए बैठे हैं वहां। जब तक इनकी खोपड़ी पे आगे बम नहीं गिरेगा ना, तब तक इनको सब कुछ नॉर्मल लगेगा और इनको एकदम पीसफुल लगेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने देश पे पहले भी भरोसा था और अभी भी है। मंडे या
ट्यूसडे में भी, तो उन बच्चों ने ऐसा मतलब रिएक्ट किया, मुझे वो नहीं खुद समझ में आ रहा कि रिएक्शन उनका ऐसा मुझे पॉजिटिव नहीं लगा एम्बेसी को लेके, क्योंकि एम्बेसी ने अपना काम किया है बहुत बार अच्छे से। और पिछली बार भी जब हम कोविड में यहाँ पे फर्स्ट वेव आई थी, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 2020 में, तब भी बहुत अच्छे से एम्बेसी ने रिस्पॉन्स दिया था, फ्लाइट्स चलाई थी, और जिन्हें घर जाना था, मैं भी उसमें गई थी, और जिन्हें घर जाना था उनके लिए बहुत अच्छे से उन लोगों ने सब कुछ प्रोवाइड करवाया था। तो वो रिएक्शन मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी बच्चों का जो नाराजगी है, वो जो हड़बड़ी उनकी है, वो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रूस से बात करी है और ऑपरेशन गंगा शुरू किया है, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमान जाएंगे और वहां पे जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं उनको निकालने की हर संभव कोशिश की जाएगी। भारतीय नागरिकों को लेकर के आ रहे हैं। लगातार 6 बार ऑपरेशन गंगा के मिशन के माध्यम से लोगों को लाया जा चुका है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स से कहा गया है कि वो जल्दी से वहां पर फंसे भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए यहां पर अपना C-17 जो ग्लोब मास्टर है एयरक्राफ्ट जो है उसे लेकर के पहुंचे। साथियों, यहां पर भारत सरकार ने भारत के जो लोग फंसे हुए हैं उनसे कहा है कि देश छोड़ें। इंडियन एम्बेसी ने जानकारी जारी की है और कहा है कि ग्लोब मास्टर आपके पास पहुंचाया जा रहा है। हालांकि भिखारियों से तुलना करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपकी सरकार, आपके देश की सरकार आपके लिए कुछ कर नहीं रही है, तो आपको एक बार इस वीडियो को भी देखना चाहिए। नारे लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज़ आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई, मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया, मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम। खास बात ये जो है, जो आज हमें भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए, तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए, और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया। यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है। ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है। आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। देखा आपने, आज ये जो रिस्पेक्ट मिल रहा है ना हमारे देश को ऑल ओवर वर्ल्ड, ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है, इसके लिए बहुत मेहनत करी जा रही है। जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है। जी, मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया है, ना कुछ घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। हालांकि पड़ोसी मुल्क से हमारी कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन चूतियों के लिए दिखा रहा हूँ जो आए दिन सरकार को कोसते रहते हैं और देश को कोसते रहते हैं। यार, फील प्राउड, हैव फेथ इन आवर नेशन, हैव फेथ इन आवर गवर्नमेंट। जो कुछ भी होगा बेहतर होगा, मैं मानता हूँ। डेफिनेटली सिचुएशन थोड़ी पैनिक हो गई, अगर आप लोग टाइमली वहाँ से एवैक्यूएट कर जाते तो बेहतर रहता, लेकिन आप लोगों ने पहले जो भी एडवाइजरी जारी करी गई, जो भी आप लोगों को सूचना दी गई, आप लोगों ने उसको बहुत लाइटली लिया, बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अब जब सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है, तब आप लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। अब पैनिक होने से काम चलेगा नहीं। हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। ऑपरेशन गंगा शुरू हो चुका है, आप लोगों को एक एक करके वहाँ से सबको निकाला जाएगा, कोई भी वहाँ नहीं बचेगा। हैव फेथ इन आवर नेशन, हैव फेथ इन आवर गवर्नमेंट। जय हिंद, जय भारत। सारे जहां से अच्छा